हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि 1967-68 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियन इकोनॉमी में ऑब्जर्व किया, उसमें किस प्रकार के बेनिफिट हमें दिखाई दिए। उस ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हमने आपको बताया कि जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन था वो इन 1 ईयर 25% की ग्रोथ उसमें सीन हुआ और उसी को हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया। उसके बाद हमने बताया कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो 2 फेज में ऑर्गेनाइज हुआ। फर्स्ट फेज 1960 to 70 मिड है और सेकंड जो फेज है वो मिड 70 to 80 मिड है। उसके बाद हमने आपको इसका जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका इम्पैक्ट मैंने आपको बताया कि जो एग्रीकल्चरल जो क्रॉप है उसमें बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया किस तरीके से उसकी अचीवमेंट थी। वो हमने भी पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया होगा, आप उसको सीन कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या जो ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हम नाम देते हैं, क्या वो वास्तव में बहुत अच्छा रहा और क्या उसमें कोई डिमेरिट्स भी रही, कुछ लिमिटेशंस भी रही। तो आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कि हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया उसमें कितना हम सक्सेस हुए, कितना हम फेलियर हुए। सक्सेस हम पढ़ चुके हैं, आज हम फेलियर हम उसको पढ़ेंगे। तो यहां मैं थोड़ा सा आपको प्रूफ दे रहा हूं कि देखिए कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो प्रोसेसिंग था, इसकी सबसे पहली जो लिमिट है वो लिमिटेड क्रॉप है। कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इट वॉज नॉट स्प्रेड फॉर होल क्रॉप्स इन द कंट्री, यानी पूरा कंप्लीट जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए इसकी क्रॉप जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो सीन नहीं हुआ कि पूरी कंट्री में इसको हम देखेंगे। ठीक है, वो हमने इसको नहीं देखा, बल्कि इसकी जो कैटेगरी थी, इसका यो कहें कि दायरा जो था वो लिमिटेड क्रॉप तक था, यानी फूड ग्रेन्स तक ही अप्लाई रहा। जैसे व्हीट, राइस, स्पेशली इन दोनों क्रॉप के ऊपर ही अप्लाई हुआ। बाकी जो पल्सेस वगैरह थे या जो हमारे गरम मसाले जिनको हम कहते हैं, मसाले जो हमारी कंट्री में हैं, उनके प्रोडक्शन पर ग्रीन रेवोल्यूशन का कोई खास इफेक्ट सीन नहीं हुआ। ये इसकी लिमिटेशन है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ओनली कंटेन द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, स्पेशली व्हीट एंड राइस, and not impact to the other crop of agriculture, not good impact on other crop of agriculture। तो ये सबसे पहला जो इसका लिमिटेशंस हो रहा है। दूसरा है अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड, ये इक्वली स्प्रेड नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन की कुछ कैटेगरी थी, या यूं कहिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ स्टेप्स थे कि हमें साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट सिस्टम को हमें फॉलो करना था। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हम इसमें करेंगे, यूज करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करेंगे। तो इसका जो यूज है, इसका जो बेसिकली जो यूज रहा वो हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु जैसे स्टेट में ज्यादा देखने को मिला उसका इम्पैक्ट, और इन स्टेट ने हाई ग्रोथ को अचीव किया, यानी बहुत तेजी से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की ग्रोथ को अचीव किया। लेकिन जो ईस्टर्न जो कंट्री है हमारी, ईस्टर्न जो स्टेट है हमारी कंट्री के, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उन स्टेट में इसका कोई खास इम्पैक्ट देखने को नहीं। तो ये कहते हैं अनइवन स्प्रेड, यानी पूरी कंट्री में इक्वली स्प्रेड नहीं हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट। मतलब ये कुछ ही जो है स्टेट की तरफ ये जो है हमें फोकस करना। तीसरा
benefit to the large size farmer. Farm owner. क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड करता है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट सिस्टम को, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के यूज को, केमिकल फर्टिलाइजर्स के सिस्टम को, मॉडर्न इक्विपमेंट के यूज को, लेकिन उसका यूज, उसका बेनिफिट केवल वो फार्म ओनर ही ले पाएंगे जिनके फार्म साइज क्या होंगे, लार्ज। छोटे किसान, मार्जिनल किसान इसका बेनिफिट नहीं उठा पाए और ये एक नुकसान रहा और इसी का रिजल्ट रहा क्या, हम कहेंगे थैंक्स कि जिस हम ऑब्जेक्टिव को लेकर चले थे 1951 में कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे इकोनॉमी में, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन ने नेगेटिव इंपैक्ट डाला, ऑपोजिट इंपैक्ट डाल दिया कि लार्ज साइज फार्मर एंड स्मॉल साइज फार्मर के बीच में एक बड़ा गैप बन गया। यानी बड़े किसान और अमीर होते चले गए क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग फार्मिंग की और उनको अच्छी ग्रोथ मिली और उनकी इनकम इंप्रूव हो गई। लेकिन जो स्मॉल साइज फार्मर थे वो साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाए, मॉडर्न इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाए और रिजल्ट उनको प्रोडक्शन की कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई। इसलिए ये पुअर ही रह गए और ये और अमीर होते चले गए। इससे रिच और पुअर फार्मर के बीच में गैप इंक्रीज हो गया। ये भी इसकी एक लिमिटेशन है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने ये नेगेटिव इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी में डाला। अभी देखिए, हम ये कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत अच्छा इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी में डाला है, बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिला है, प्रोडक्शन में काफी ग्रोथ हुई है। क्या हमें और एक ग्रीन रेवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है? हम कहते हैं कि हमने फूड ग्रेन में वीट के प्रोडक्शन को 5 मल्टीपल ग्रो कर लिया। इसी प्रकार से राइस के प्रोडक्शन में भी लगभग 5 मल्टीपल हमने ग्रोथ ले ली, तो हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने कर लिया। अब हमें और ग्रीन रेवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या वास्तव में ये सही है? तो जवाब होगा नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब हम अपनी कंट्री के प्रोडक्टिविटी को दूसरी कंट्री की प्रोडक्टिविटी के साथ कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन तो कुछ भी नहीं है। कैसे हम समझेंगे इस बात को? देखिए, मैं कुछ डेटा यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे जो नेबर कंट्री है चाइना के साथ में, चाइना और इंडिया। वीट, राइस कि चाइना में पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी वीट का कितना रहा? 9 टन और इंडिया में 3.4 टन। सॉरी 3.4 टन। आप कंपेयर कर सकते हैं कि पर हेक्टेयर लैंड प्रोडक्टिविटी इंडिया में वीट का कितना है? 3.4 टन का है, जबकि चाइना में ये, सॉरी मैंने डेटा गलत नोट कर दिया, 6.5 टन का है। वो अमेरिका का डेटा है। हम अमेरिका से तो चलो बहुत दूर है, बहुत मॉडर्न कंट्री है, उससे हम क्या कंपेयर करेंगे। हमने नियर बाई कंट्री से लिया है कि चाइना की जो प्रोडक्टिविटी है वो 6.5 टन पर हेक्टेयर लैंड है वीट का प्रोडक्शन, और इंडिया में 3.4 टन पर हेक्टेयर लैंड है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि उतनी ही जमीन पर चाइना हमसे डबल प्रोडक्शन कर रहा है। इसके बाद हमने अभी कुछ भी अचीव नहीं किया है, क्योंकि चाइना और हमारा बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत डिफरेंस हमारे सामने है। आइए इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस समझे। राइस के प्रोडक्शन में क्या पोजीशन है? इंडिया में केवल 2.4 टन पर हेक्टेयर लैंड का प्रोडक्शन है,
कि हमारे यहाँ केवल 2.4 टन पर हेक्टेयर लैंड प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि चाइना में 6.8, 3 मल्टीपल, लगभग 3 मल्टीपल ज्यादा प्रोडक्शन हमारे यहाँ से है चाइना में उतनी ही जमीन पर। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को अचीव कर लिया है? अभी बहुत कुछ अचीव होना बाकी है। फिर हमने अभी इसकी लिमिटेशंस बताई है कि लिमिटेड क्रॉप पर ग्रीन रेवोल्यूशन अप्लाई हुआ है, सिर्फ फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में अप्लाई हुआ है, और उसमें भी हमारी पोजीशन दूसरी कंट्री की कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी नहीं है। तो फिर क्या कहेंगे? वी रिक्वायर्ड वन मोर ग्रीन रेवोल्यूशन। और बल्कि क्या है, देखिए हमें इस प्रोसेसिंग को ही खत्म करना है कि हम एक स्टेप लेते हैं कि इस साल हम ये करेंगे, इस साल हम ये करेंगे, ऐसा नहीं, हमें कंटिन्यूटी करनी है उसमें। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा देश एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर उतना फोकस नहीं करते, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ पर हम उतना फोकस नहीं करते हैं। तो ये हमारे एक बड़ा डैमेजेज है हमारी कंट्री के लिए कि जिस चीज में हम स्ट्रॉन्ग है हम उसी चीज को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारी जो पॉलिसीज हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड पॉलिसी होनी चाहिए और उसी से हम इकोनॉमी को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि 70%, 60% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पर बिलोंग करती है, और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो 60-70% पॉपुलेशन की इनकम को ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। और उनकी इनकम अगर ग्रो नहीं कर पाएंगे तो कंट्री में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टारगेट हम इकोनॉमिक प्लानिंग में लेकर चल रहे हैं वो टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे। सो वी सजेस्ट वी रिक्वायर्ड वन मोर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ साथ जो हमने बहुत सारे टॉपिक्स आपको बता दिए इस एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस मैंने बताई, सिग्निफिकेंस मैंने बताई, फीचर्स मैंने बताई, प्रॉब्लम मैंने बताई। उसके बाद हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म हमने डिस्कस किए। फिर हमने अचीवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के फॉर्म में ग्रीन रेवोल्यूशन हमने आपको बताया, उसके अचीवमेंट हमने बताई, उसकी फेलियर हमने बताई, और हमने साथ साथ ये भी डिस्कस किया कि हमें और अधिक एक ग्रीन रेवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या स्टडी करेंगे और क्या कुछ आपको करना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा आपको फोकस कर रहा हूं कि देखिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर सोल्व कर लेने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस है, उसको आपको जरूर सोल्व कर लेना चाहिए, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बुक्स मैं आपको दिखा रहा हूं, आप बुक देखिए एक बार जरा। जो एनसीईआरटी जो टॉपिक है उसको आप मैं सीन कर, चलो मैं आपको मैसेज उसमें लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसकी फोटोज जो है अटैच कर दूंगा इस वीडियो के साथ में, वो आप देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। व्हाट आर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स क्या होते हैं? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसको आप जरूर तैयार कर ले। व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस? मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? देखिए ये टॉपिक हमने पीछे भी शायद टॉपिक में डिस्कस किया है, और नहीं किया तो मेरे को फिर सुन लीजिए। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या है कि हम एक एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर जो प्रोडक्शन कर रहा है उसकी पहली जो नीड है अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने वीट का प्रोडक्शन किया, मैं फार्मर हूं, मैंने वीट का प्रोडक्शन किया, तो मैं अपनी फैमिली की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई हमें तो वीट चाहिए घर में, तो कितना वीट मैंने घर में रखा, उसके बाद जो बच गया जिसको मैं मार्केट में सेल करूंगा, दैट इज नॉन मार्केटेबल सरप्लस। यानी मार्केट में सप्लाई होने वाला मटेरियल जो होता है उसको मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं, जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के बाद बचा लेते हैं कि हाँ ये बाजार में बेचकर हम प्रॉफिट कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। थर्ड, एक्सप्लेन द नीड एंड टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, कि कौन कौन से हमने रिफॉर्म्स किए हैं और उसकी क्या जरूरत थी। तो प्रॉब्लम्स हमें, नीड का मतलब है प्रॉब्लम्स हमें आइडेंटिफाई करनी है कि ये प्रॉब्लम्स थी साहब, और इन प्रॉब्लम को हमने एक्सप्लेन कर दिया और उसके लिए हमें ये सुधार करने पड़ेंगे। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, देन आफ्टर यू विल एक्सप्लेन द रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? व्हाई वाज इट इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ डिड इट बेनिफिट द फार्मर? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। किसको क्यों इंप्लीमेंट किया गया? बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर। क्या इसके बेनिफिट हुए? बिकॉज वी गेट हाई ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर।
ठीक है, तो वो हमें इसमें एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या इसकी जरूरत थी, इसके क्या बेनिफिट हमने अचीवमेंट क्या हुए, वो सब हमें सब इसको समझना है। Explain the statement that green revolution enabled the government to procure sufficient food grains to build its stock that could be used during the time of shortage। तो हमें इसमें बताना है कि क्या ग्रीन रेवोल्यूशन ने आपको ये योग्य बना दिया है सरकार को कि वो इतना स्टॉक मैनेज कर सके कि कभी जरूरत के समय, मुसीबत के समय वो स्टॉक काम आ सके। तो देखिए, हम ये बताएंगे कि ठीक है, बहुत अच्छी हमने अचीवमेंट की है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो गया, इतना इंक्रीज हो गया कि हम 1 साल 2 साल तक हम फूड ग्रेन का प्रोडक्शन ना भी हो, नुकसान हो जाए देश में, तो हम उसको अपनी कंट्री को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो एट द बॉटम है, एट द कॉर्नर टिका हुआ है कि अगर और अधिक नुकसान हो जाता है तो फिर हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे पास इतना बड़ा फूड स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो हमें और अधिक ग्रीन रेवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। एक और ग्रीन रेवोल्यूशन होना चाहिए और हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना चाहिए, क्रॉप इम्प्रूव होनी चाहिए। साथ ही साथ जो स्टेट है हमारी कंट्री के, डिफरेंट स्टेट है जहां ये अप्लाई नहीं हुआ है, वहां पर भी इसको अप्लाई करना चाहिए। तो ऐसे कुछ ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए हुए, इनको आप जरूर सोल्व कर लीजिए, क्योंकि इनको अगर आप सोल्व कर लेंगे तो शायद कोई क्वेश्चन ऐसा बचेगा जो आप बोर्ड एग्जाम के हिसाब से छोड़ पाए, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इस चैप्टर से बड़ा इजी चैप्टर था, आसान सा चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, लेकिन उससे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको मेरा वीडियो तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।